देखिए, कोल्ड वॉर चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब समझ लीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे मत जाइए, आप ये समझ लीजिए कि और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कीवर्ड लिखना शुरू कर देंगे आप लोग। अगर कीवर्ड छूट जाता है तो आपको लिंक आ जाएगा यूट्यूब वीडियो का, जैसे कल आया था। आप वहां से भी कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। क्या इम्पैक्ट हुआ? वेरी सिंपल, एक वर्ड का कीवर्ड है, 2 वर्ड भी लिख सकते हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड द सेकेंड इज यूएस हेजेमनी। एक्सप्लेन कर लीजिए कि विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देयर इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। Previously, during Cold War and before Cold War, there were 2 poles, USA and USSR. With the end of Cold War in 1991, with the split of Russia, with the end of USSR, with the split of USSR, the 2 poles of the world disappeared. Only one pole, that was known as US, remained, and now this era was called the era of hegemony. तो आप 2 पॉइंट सिर्फ कर लें, एक कर लें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और दूसरा कर लें हेजेमनी, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस? वेरी सिंपल, ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखेंगे दिया है जो मैंने। व्हाट इज मीन बाय वेस्टर्न अलायंस? व्हाट इज मीन बाय वेस्टर्न अलायंस फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड? सिंपल सी बात है, व्हाट इज मीन्ड बाय वेस्टर्न अलायंस हो या आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो या ये बोल दें कि वेस्टर्न अलायंस, व्हाट इज मीन्ड बाय वेस्टर्न अलायंस फॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, एक ही आंसर आना है, एक ही कीवर्ड आना है। इसमें भी 2 कीवर्ड्स कह सकते हैं कि इट इज़ बाउंड टू यूएसए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या वेस्टर्न अलायंस जो है वो यूएसए से बॉन्ड थी। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। तो यूएसए 12 स्टेट्स और लास्ट बात, आर्म अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड आर्म अटैक ऑन ऑल। आप इतना कर लें, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल, ये बात कर लें। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक समझा जाएगा। तो मेन बात कर ली यूएसए, मेन बात कर ली आपने 12 स्टेट्स, और मेन बात कर लिया आपने अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। 3 बातें लिख ली बस, ये आंसर हो गया आपका। यूएसए, 12 स्टेट्स, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल, और आपका ये आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वर्सो पैक्ट आल्सो कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस? सेम, यूएसएसआर, वो यूएसए के लिए था तो ये यूएसएसआर के लिए था। वर्सो पैक्ट यूएसएसआर के लिए था। ये 1955 में बनाया गया था, वो 1949 में, वो अप्रैल 1949 में, ये मई 1955 में। तो आप चाहें तो वहां पर भी एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, अप्रैल 1949, यहां पर भी कर सकते हैं मई 1955, यूएसएसआर, और इसमें 13 स्टेट्स थे। फिर यहां भी वो बात लिख सकते हैं, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो? ये तो याद ही करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आगे बढ़ेंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर 2011 में था ये क्वेश्चन के, सजेस्ट वन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआईईओ इन द वर्ल्ड। एनआईईओ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया, उसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट लिखिए। तो ये एलडीसीज के लिए बनाया गया था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, तो लिख दीजिए, एक ही पूछा है,
LDCs for made for the upliftment of the LDCs, पॉवर्टी से निकालने के लिए, तो सिर्फ इतना लिख दीजिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज नॉन अलाइनमेंट नॉट कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म. नॉन अलाइनमेंट को आइसोलेशनिज्म क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आइसोलेशन का मतलब होता है रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रिमेनिंग अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इसमें लिखेंगे कि इसको हम पहले एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा कि इट्स नॉट कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म. कीवर्ड ये होगा एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू राइवल कंट्रीज और अलायंस. तो आप लिख लीजिएगा एक्टिव रोल इन मीडिएशन, दैट्स ऑल. अब अगर आप एक कीवर्ड लिख लेते हैं एक्टिव रोल इन मीडिएशन, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नॉन अलाइनमेंट इज नॉट कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म बिकॉज आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है इट मीन्स रिमेनिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट हियर they played an active role in mediation between the two rival alliances USA and USSR. तो बना के लिखा जा सकता है. How non-alignment is different from neutrality? तो it is different from neutrality because neutrality means policy of staying out of the war. देखिए आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी अलग अलग है. आइसोलेशनिज्म का मतलब है अवे फ्रॉम द एवरीथिंग, अवे फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लेकिन यहां पर न्यूट्रलिटी का मतलब अवे फ्रॉम द वॉर. न्यूट्रलिटी मीन्स अवे फ्रॉम वॉर, बट नॉन अलाइंड कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन वॉर. जैसे हम खुद पाकिस्तान और चाइना के साथ उस बीच में लड़ रहे थे, तो आप लिखेंगे मीनिंग न्यूट्रलिटी मीनिंग अवे फ्रॉम वॉर, नैम कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन वॉर. अपना एग्जाम्पल दे देंगे लाइक इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द वॉर विद चाइना इन 1962 एंड पाकिस्तान straight away from 1947 we were involved in war. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन. हाउ डिड द नॉन अलाइंड कंट्रीज प्ले अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स? दोनों पॉइंट कल्बिनेट कर देंगे, जो पीछे हमने करा न्यूट्रलिटी वाला और आइसोलेशनिज्म वाला, दोनों पॉइंट यहां कल्बिनेट कर देंगे. इसका आंसर ही हो जाएगा न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेशनिज्म. लिखोगे कि दे वर नॉट न्यूट्रल, always they were fighting wars with other countries, but they were mediating with the cold war countries so that the conflict does not grow. तो उन्होंने वॉर प्रिवेंट करने के लिए काम किया इनके बीच में, हालांकि इनकी खुद की लड़ाइयां चल रही थी. Why did the new international economic order initiative fade away in the late 1980s? NIEO क्यों फेड कर गया? इसका एक ही कीवर्ड होगा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. क्योंकि NIEO बनाया गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए. आपने पढ़ा भी होगा बनाने का कारण कि हमें मार्केट प्लेटफॉर्म दो डेवलप्ड कंट्रीज में, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल दो. डेवलप्ड कंट्रीज ने इनको नहीं ग्रो करने दिया. 80s के बाद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा इनको डेवलप्ड कंट्रीज से. तो NIEO जो है इट फेडेड आफ्टर 1980s. तो इसमें सिर्फ एक कीवर्ड आएगा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. उसके बाद कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं. देखिए अच्छे से पढ़िएगा तो आपको MCQ क्वेश्चंस एक बार में हो जाएगा आपसे. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ NATO? USA, इंग्लैंड, फ्रांस तीनों ही मेंबर थे, तो नन ऑफ दीज होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटो? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सीटो के थे, ये USA का बेस्ड ही था, तो USSR नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEO इज फॉल्स? आप पढ़ेंगे इसको. प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो ये था ही नहीं, इसलिए ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट होगा.
यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी है जो सैंपल पेपर 2019-20 में आया हुआ था. In 1945, the Allied forces included the US, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड फ्रांस. ये अलाइड फोर्सेस में आते थे. दूसरे वाले एक्सिस थे जो यहाँ नहीं है. एक्सिस में जर्मनी, इटली, जापान था. तो ये सब थोड़े से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कोशिश करेंगे आज थोड़े से और लॉन्ग क्वेश्चन करें. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कोल्ड वॉर. लास्ट क्लास में आपने उसको 1 नंबर में किया था और वहां पर आपने यही लिखा था कोल्ड वॉर में, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट अ शूटिंग वॉर. यहां वही पॉइंट्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है तो थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर लेंगे. कैसे कर लेंगे? आप एक कीवर्ड और ऐड कर लेंगे, टेंशन. टेंशन थी ये, एक्चुअली में वॉर नहीं था, ये टेंशन थी. बात तो वही रहेगी यहां पर भी. इट वॉज अ ब्रेन वॉर. नेहरू जी इसको कहते थे ब्रेन वॉर. तो नेहरू और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्रेन वॉर. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट अ शूटिंग वॉर, नेहरू, अ ब्रेन वॉर, अ टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज. ये सब आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे. और लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख देंगे कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था कोल्ड वॉर. पोस्ट समझते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है? ग्रेजुएशन के बाद. तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ. एक कीवर्ड ये भी हो गया. अलाइज ऑफ यूएस एंड अलाइज ऑफ यूएसएसआर. उधर 12 अलाइज थे, इधर 13 अलाइज थे. आप चाहो तो कोल्ड वॉर में ये भी लिख सकते हो कि उधर वेस्टर्न अलायंस था, मतलब यूएसए की साइड, इधर ईस्टर्न अलायंस था. उधर लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी था, तो इधर सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी था. तो ये सब करके आप कोल्ड वॉर को कंप्लीट कर सकते हैं. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो ये सब करके आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो मैंने काफी सारे कीवर्ड्स दे दिए व्हाट इज कोल्ड वॉर में. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द 2 कैंप्स लेड बाय यूएस एंड द सोवियत यूनियन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूएस से और सोवियत यूनियन से भारत ने अपने आप को क्यों दूर रखा? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीसफुल एटमॉस्फेयर. पीसफुल एटमॉस्फेयर. Straight away from getting independence with one of the allied nation, Britain, पहले वो कब्जे में थे. जैसे ही आज़ादी मिली तो वो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते थे. वो फिर से वही वॉर में घुसना नहीं चाहते थे. दूसरा कीवर्ड लिख दोगे, फ्रीडम फ्रॉम इंपीरियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशंस. जो ब्रिटेन ने इनके साथ किया, इंपीरियल रूल कहा जाता है, तो फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन भी लिख सकते हैं आप. किसकी एक्सप्लॉयटेशन? अंग्रेज एक्सप्लॉयट करते थे, हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, हमें बुरी तरह से ट्रीट करते थे, हमें जॉब्स नहीं देते थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते थे. तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन था. तो एक आप लिख सकते हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक लिख सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. वेरी इजी पॉइंट्स. थर्ड लिख सकते हैं टू सिक्योर वर्ल्ड पीस. था ना, न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म के पीछे बात की है. वर्ल्ड पीस, ये जाकर मीडिएट करते थे दोनों के बीच में कि भैया शांति बनाए रखें. तो सिक्योरिंग वर्ल्ड पीस हो सकता है इसका. नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसी में कि क्यों नहीं ज्वाइन करते थे. दे वांटेड टू डील बोथ द पावर ब्लॉक्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोनों ही पावर ब्लॉक्स के साथ वो जुड़े रहना चाहते थे.
इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की क्रिटिसिज्म भी हुई कि कोई एक इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ, दोनों से ही दोस्ती नहीं हो पाई ढंग से, डिप्लोमेटिक होकर नहीं चलना चाहिए था, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा। तो रेस्पेक्ट टू बोथ द पावर ब्लॉक्स आपका नेक्स्ट कीवर्ड हो जाएगा। और लास्ट कीवर्ड हो जाएगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब हम चाहते थे कि हम इंटीग्रिटी स्प्रेड करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो ये सब कुछ कीवर्ड हो जाएंगे कि क्यों इंडिया ने कोल्ड वॉर ज्वाइन नहीं किया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 वेज इन विच द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया सर्व्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ऑल्सो राइट एनी 2 बेसिस ऑन विच द पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को नॉन अलाइनमेंट से, हिंदी में बताऊं तो भारत को नॉन अलाइनमेंट से क्या फायदे हुए और नॉन अलाइनमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। पढ़ाते पढ़ाते अभी लास्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था क्यों क्रिटिसाइज किया गया। तो भाई इसमें इसका मतलब है कि 2 इसके मेरिट्स लिखने हैं और 2 क्रिटिसिज्म लिखने। 2 मेरिट्स लिख लीजिए, पीछे करा वही वाले, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाहते थे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहते थे, वही जो पीछे अभी करा आपने। बैलेंस चाहते थे एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक से, दोनों के साथ रिस्पेक्ट रखना चाहते थे, बैलेंस चाहते थे। तो ये तो हो गए आपके मेरिट्स, क्या किस तरह से सर्व करा। डीमेरिट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में है, क्यों क्रिटिसाइज हुआ, क्यों अनप्रिंसिपल्ड कहा गया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। तो अनप्रिंसिपल्ड क्यों कहा गया, इसके भी 2 पॉइंट्स आप कोई कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। कहा गया कि रिफ्यूजल टू टेक अ फर्म स्टैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड रिफ्यूजल टू टेक अ फर्म स्टैंड। कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ नैम, कुछ लोगों ने कहा, क्रिटिसिज्म किया जवाहरलाल नेहरू का कि इस नैम के चक्कर में इन्होंने जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उससे दूरी रखी, इंटरनेशनल इश्यूज। अब जैसे मैं हूं, पर्टिकुलरली मैं अपनी फीलिंग की बात करूं तो मैं भी नैम से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल साइंस का, बीइंग अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को यूएस का कैंप ज्वाइन करना चाहिए था। फार साइटेडनेस होने के साथ साथ ये सोच रखनी चाहिए थी कि यूएस आगे ज्यादा तरक्की करेगा, कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ना यूएस को ज्वाइन करके हम टेक्नोलॉजिकल गैप लेकर आए। खैर ये मेरा अपना व्यू है, आप लिख मत देना। तो आप इसमें लिखोगे कि इट रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड। दूसरा पॉइंट लिखोगे सिग्नेचर ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1971 विद यूएसएसआर। लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि तुम कह रहे हो कि हम तो किसी के साथ है ही नहीं, फिर तुमने फ्रेंडशिप ट्रीटी क्यों साइन कर ली। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। भारत ने क्या रोल प्ले किया एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो हम लिखेंगे कि इट मेड फ्रेंडली टाइज। इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, इट मेड फ्रेंडली टाइज। इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ
फ्रेंडली टाइज किया, इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप लिखोगे फ्रेंडली टाइज। दूसरा कीवर्ड लिखोगे स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, फिर वही बात आगे लिखेंगे कि इंडिया ट्राई टू यूनाइट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, तो इकोनॉमिक टाइज, फ्रेंडली रिलेशंस, और तीसरा पॉइंट लिखोगे अपोज कॉलोनियलिज्म, क्योंकि दोनों ही कॉलोनियलिज्म के चक्कर में पड़ करके प्रॉब्लम झेल चुके थे, तो इसलिए इन्होंने अफ्रीका को समझाया कि हम कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे फ्रीडम वाला। तो सिंपल सी बात है, अफ्रीका और एशिया दोनों ने ही कॉलोनियलिज्म में अपने देश को बर्बाद होते देखा था, तो फ्रेंडली टाइज, इकोनॉमिक टाइज, अपोज नेशनलिज्म, अपोज कॉलोनियलिज्म, बस इनको एक्सप्लेन कर दो, हो गया। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो कीवर्ड कराए हैं उनको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।